क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर के घने कुसमी जंगल में सूरज ढलते ही सन्नाटा क्यों चीखने लगता है? लोग कहते हैं यहाँ की पगडंडियों पर आज भी वो रूहें भटकती हैं जिन्हें कभी चैन नहीं मिला। आज की इस वीडियो में मैं कुसमी जंगल का वो कड़वा सच आपके सामने लाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। गोरखपुर का कुसमी जंगल गौमतौंची दिन के उजाले में जितना मनोरम और शांत दिखता है, सूरज ढलते ही उतना ही भयावह हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में ये जंगल जाग जाता है। ये कहानी आज से करीब 20 साल पुरानी है, जब तर्क और विज्ञान से ज्यादा खौफ का राज चलता था। चुनौती और अहंकार। गांव का एक युवक रमेश अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। ऊंचे कद और मजबूत इरादों वाले रमेश को भूत प्रेत की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे चिलम फूंकते हुए टोकते थे, बेटा रमेश, कुसमी की सरहदें रात में पार मत करना, वहां की हवाएं इंसानों को रास नहीं आती। रमेश हमेशा हंसकर टाल देता, बाबा ये सब मन का वहम है, डराने के लिए कहानियां अच्छी हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। इसी बात पर एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे डाली, अगर कलेजे में दम है तो आज आधी रात को कुसमी जंगल के बीचों बीच अकेले जाकर दिखा। आधी रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। रमेश अपनी पुरानी साइकिल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर दाखिल हुआ, तापमान में अचानक गिरावट महसूस होने लगी। झींगुरों की आवाज और सूखे पत्तों की खसखसाहट माहौल को और भी भारी बना रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। रमेश ने साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ घुप अंधेरा और पेड़ों की लंबी लंबी डरावनी परछाइयां। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ हवा का झोंका है, और आगे बढ़ गया। वो काली आंखें और खौफनाक मंजर। तभी घने साल के पेड़ों के बीच से एक औरत के सिसकने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मर्मस्पर्शी थी कि रमेश के पैर खुद ब खुद उस दिशा में मुड़ गए। जंगल के एक वीरान कोने में एक पुराने बरगद के नीचे लाल साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल जमीन को छू रहे थे। बहन जी, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? रमेश ने पास जाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। रमेश का खून जम गया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे पूरी तरह कोयले जैसी काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। चेहरा पीला और मांसहीन था। वो औरत धीमी फटी हुई आवाज में फुसफुसाई, बेटा, बहुत अंधेरा है, मुझे घर तक छोड़ दो। रमेश का तार्किक दिमाग सुन्न हो चुका था। वो सम्मोहित सा उसके पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में बढ़ रहे थे, पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहटें तेज होने लगी, जैसे हजारों लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। खौफनाक खुलासा। तभी रमेश की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। रमेश के गले से चीख निकलने ही वाली थी कि वो औरत 180 डिग्री के कोण पर अपनी गर्दन घुमाकर रमेश की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने गरजते हुए कहा, अब तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जाओगे, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मौत के साए से वापसी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पीछे की तरफ भागा। उसे महसूस हो रहा था कि अदृश्य हाथ उसकी पीठ को छू रहे हैं। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की टहनियां उसे चाबुक की तरह मारने लगीं। किसी तरह लहूलुहान हालत में वो जंगल की सीमा से बाहर आया और सीधा अपने घर की तरफ भागा। जब वो गांव पहुंचा, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और वो तेज बुखार में तप रहा था। कई दिनों तक वो बेसुध रहा। गांव के सबसे बुजुर्ग ने बताया, वहां एक भटकती हुई आत्मा है जिसकी सालों पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो आज भी अपना घर खोज रही है और जो उसके साथ जाता है उसे वो अपना बना लेती है। आज भी गोरखपुर के उस इलाके में लोग रात को कुसमी जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि अगर आज भी कोई वहां अकेले जाए तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत अपनी काली आंखों से निहारती हुई दिखती है। रमेश की बहादुरी का किस्सा तो आपने सुना, लेकिन उस रात जंगल से भागते वक्त रमेश से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो डर के मारे अपनी साइकिल वहीं छोड़ आया था और उस साइकिल के कैरियर पर बंधा था उसका बटुआ, जिसमें उसके पूरे परिवार की तस्वीर और घर का पता था। वापसी का बुलावा। अगले दिन गांव में सन्नाटा था। रमेश की हालत सुधर रही थी, लेकिन वो रह रहकर कांप उठता। दोपहर के वक्त उसे अपनी खिड़की के बाहर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज था। रमेश ने बाहर निकलकर वो कागज लिया, जिस पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, तुम अपनी चीज भूल गए हो, आज सूरज ढलने से पहले अपनी निशानी ले जाओ, वरना मैं उसे लेने तुम्हारे घर आ जाऊंगी। रमेश समझ गया कि वो औरत उसे वापस बुला रही है।
इस बार वो डर के नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। उसके साथ गांव का सबसे पुराना तांत्रिक शंभू बाबा भी था। जंगल का बदला हुआ रूप। जैसे ही वे दोनों कुसमी जंगल की सीमा में घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि आज जंगल शांत नहीं था। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। शंभू बाबा ने एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक वही लाल साड़ी वाली औरत एक ऊंचे साल के पेड़ की टहनी पर बैठी दिखाई दी। उसकी गर्दन अभी भी घूमी हुई थी, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। वो अट्टहास कर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। शंभू बाबा ने चिल्लाकर पूछा, तू कौन है और इस मासूम को क्यों तंग कर रही है? औरत ने हवा में तैरते हुए नीचे उतरकर कहा, मासूम? इस गांव का कोई भी आदमी मासूम नहीं है। आज से 20 साल पहले इसी जंगल में मुझे जिंदा दफनाया गया था। और जानते हो किसने? रमेश के पिता और इस गांव के मुखिया ने। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, झूठ, मेरे पिता ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस औरत ने अपनी काली आंखों से रमेश की आंखों में झांका। अचानक रमेश के दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगे। उसे दिखने लगा कि 20 साल पहले उसके पिता और गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने जमीन के विवाद में एक बेगुनाह औरत की हत्या कर दी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की ही एक विधवा थी, जिसे सब डायन कहकर पुकारते थे। ट्विस्ट ये था, वो औरत रमेश को मारना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि रमेश उस जगह को खोदे जहां उसे दफनाया गया था, क्योंकि जब तक उसकी अस्थियां बाहर नहीं आती, वो इस कैद से आजाद नहीं हो सकती थी। अंतिम सामना। शंभू बाबा के कहने पर रमेश ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, रोने की आवाजें तेज होती गईं। करीब 4 फीट नीचे रमेश का हाथ एक कंकाल से टकराया। उस कंकाल के गले में वही सोने का लॉकेट था जो रमेश ने बचपन में अपने पिता की अलमारी में देखा था। जैसे ही रमेश ने वो लॉकेट बाहर निकाला, पूरा जंगल कांपने लगा। वो औरत आत्मा अचानक शांत हो गई। उसका डरावना चेहरा अब एक सौम्य और दुखी चेहरे में बदल गया था। उसने रमेश की ओर देखा और कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूं। लेकिन याद रखना रमेश, गुनाह बाप करे या बेटा, कुसमी जंगल कभी कुछ नहीं भूलता। क्या सच में खत्म हुआ? अगले ही पल वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। रमेश बदहवास सा गांव लौटा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब रमेश घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की तस्वीर दीवार से गिरकर टूट चुकी थी और उस पर ठीक वैसा ही लाल रंग लगा था जैसा उस रात उस औरत की साड़ी का था। आज भी लोग कहते हैं कि कुसमी जंगल में अब वो औरत नहीं दिखती, लेकिन अगर कोई वहां झूठ बोलकर जाता है तो जंगल की जमीन उसे निगल लेती है। खौफनाक सच। कहते हैं कि रमेश आज भी रात को सोते समय मुझे घर छोड़ दो की आवाजें सुनता है। क्या वो सच में चली गई या वो अब रमेश के ही साथ रहने लगी है? रमेश के घर की दीवार पर टंगी उसके पिता ठाकुर भानु प्रताप की तस्वीर जमीन पर चकनाचूर पड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि तस्वीर में उसके पिता की आंखों की जगह 2 गहरे काले छेद हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें सुई से कुरेद दिया हो। आधी रात का इकरारनामा। रमेश के पिता उस रात अपने कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब रमेश भागकर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता हवा में हाथ पांव मार रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला घोंट रहा हो। बापू, क्या हुआ? रमेश ने उन्हें झकझोरा। भानु प्रताप की आंखों में खौफ था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो आ गई है रमेश। वो सरला है। 20 साल पहले हमने उसे इसी जंगल में दफन किया था, क्योंकि उसे हमारी जमीन की हेराफेरी का पता चल गया था। रमेश सन्न रह गया। जिसे वो अपना आदर्श मानता था, वो एक कातिल निकला। उसके पिता ने रोते हुए बताया कि कैसे गांव के 3 और रसूखदार लोगों ने मिलकर सरला को डायन करार दिया ताकि गांव वाले उसके कत्ल को सही माने। रूहानी इंसाफ। तभी कमरे की बत्तियां बुझ गईं। बाहर से वही सिसकने वाली आवाज आई, लेकिन इस बार वो आवाज कमरे के भीतर से लग रही थी। अचानक खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए और कमरे के बीचों बीच वही लाल साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। उसने रमेश की ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, इंसाफ अधूरा है रमेश। सिर्फ कंकाल बाहर निकालने से मेरा बोझ कम नहीं होगा। उन गुनहगारों को भी यहां आना होगा जहां उन्होंने मेरा खून बहाया था। रमेश ने देखा कि उसके पिता की खाल धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। वो औरत उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी। रमेश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे दीवार से चिपका दिया। कुसमी का न्याय कुंड। गांव के लोग मशाले लेकर बाहर निकले, लेकिन कोई भी जंगल की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं कर सका। उस रात कुसमी जंगल से ऐसी चीखें सुनाई दी जो आज भी बुजुर्गों को याद हैं। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच उसी बरगद के पेड़ के पास 4 लाशें मिली। एक रमेश के पिता की थी,
और बाकी 3 उन लोगों की जिन्होंने उस साजिश में साथ दिया था। ताज्जुब की बात यह थी कि उन चारों के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उनके बाल रातों रात सफेद हो गए थे और उनकी आंखें पूरी तरह गायब थीं। कहानी का अंतिम खौफ, द फाइनल ट्विस्ट। रमेश अब गांव का मुखिया बन चुका है। वो अब बहुत शांत रहता है और अक्सर रात को कुसमी जंगल की ओर अकेला जाता है। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है, लेकिन एक रात एक शिकारी ने जंगल में कुछ ऐसा देखा जो होश उड़ा देने वाला था। उसने देखा कि रमेश उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किसी से बात कर रहा है। वो किसी और से नहीं बल्कि लाल साड़ी वाली औरत से बात कर रहा था। रमेश उसे माँ कहकर बुला रहा था। सच ये था, सरला कोई विधवा नहीं थी। वो रमेश की असली माँ थी, जिसे भानु प्रताप ने अपनी दूसरी पत्नी रमेश की सौतेली माँ के लिए रास्ते से हटा दिया था। रमेश को ये बात उस रात पता चली थी जब उसने उसकी अस्थियां निकाली थीं। आज की हकीकत, आज भी अगर आप कुसमी जंगल के पास से गुजरें तो आपको एक युवक साइकिल पर जाता दिखेगा, लेकिन गौर से देखिएगा, उसकी साइकिल के कैरियर पर एक औरत बैठी होती है जिसके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। वे दोनों अब जंगल के रखवाले हैं। जो भी बुरा इरादा लेकर वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। खौफनाक चेतावनी, अगर आप कभी गोरखपुर जाएं और कुसमी जंगल से गुजरें तो याद रखिएगा, अगर पीछे से कोई औरत आपको बेटा कहकर पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो अपनी अगली संतान ढूंढ रही है।